सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम स्वर संधि के प्रकारों को समझेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे स्वर संधि के 8 प्रकारों की पहचान, हम स्वर संधि के प्रकारों को कैसे पहचानें और उनको पहचानने के बाद हम संधि का विच्छेद कैसे करें। प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने इन 8 प्रकारों के लिए 8 अलग अलग वीडियो बना करके और YouTube में डाला हुआ है। यदि आप अधिक विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको लगता है कि इतने में ही हमारा काम चल जाएगा तो अच्छी बात है। आज स्वर संधि के जो 8 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, पहले तो नाम जान लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि, फिर पूर्वरूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में इन 8 प्रकारों की पहचान और उनको विच्छेद करने का, किस प्रकार से विच्छेद करना है वह तरीका जानेंगे। शायद इससे सरल और कोई पढ़ा नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अभी हमारे बहुत से वीडियो आने वाले हैं व्याकरण को लेकर के। बहुत से वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं जिसमें हमने अक्षर से लेकर के लकार, कारक, प्रत्यय, इसके बाद ये संधियां, अभी हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और समास, इन सबको भी आपके पास तक पहुंचाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल में नहीं हैं या चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि ये वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। इसमें स्वार्थ मेरा नहीं है, स्वार्थ कहीं ना कहीं आपका भी है और आपका स्वार्थ यह है कि आपके पास आसानी से पहुंच जाएंगे। मेरा स्वार्थ यह है कि दूसरे लोगों के भले के लिए ये वीडियो बनाए गए हैं, तो जितने लोगों के पास तक पहुंचेंगे उतने लोगों का भला होगा। इसलिए इन वीडियोज को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। खैर, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्वर संधि के सभी प्रकारों को समझने का प्रयास करते हैं। स्वर संधि, दीर्घ संधि की पहचान। सबसे पहले हमें दीर्घ संधि को पहचानने के लिए ध्यान रखना है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। ये 4 मात्राएं यहाँ पर बड़ी री नहीं लिखा हुआ है, पर जहाँ पर ये 4 मात्राएं हों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, यदि ये 4 मात्राएं हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि है तो इसको तोड़ने का प्रयास कैसे करना है, विच्छेद कैसे करना है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि सवर्ण होने पर दीर्घ होता है, अकः सवर्ण दीर्घः। मतलब कि दीर्घ संधि का विच्छेद सवर्ण में ही होगा। सवर्ण का मतलब क्या है? तो
यदि बड़ा आ की मात्रा आपको मिलती है तो इसका मतलब यह है कि हमें अ और आ में ही तोड़ना है। अ और आ आवश्यकता के अनुसार आ को छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। यानी जहां पर हमें अर्थ मिलेगा, यदि हमें छोटे में अर्थ मिल जाता है तो आ को छोटा छोटा तोड़ देंगे। यदि हमें बड़े में अर्थ मिलता है तो बड़े को आवश्यकता अनुसार उनमें से किसी एक को अथवा दोनों को ही बड़ा किया जा सकता है। उदाहरणार्थ सर्वार्थ शब्द है, यहां पर लिखा हुआ है बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है वा में। हमें पता चल गया कि यहां पर दीर्घ संधि है अथवा दीर्घ संधि हो सकती है। तो अब इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले आ और आ में तोड़ेंगे। तो जब आ और आ में तोड़ेंगे तो सर्व और अर्थ। इसी प्रकार से कवींद्र, यहां पर हमें बड़ी ई की मात्रा मिल रही है। अब बड़ी ई की मात्रा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ई है तो ई और ई में टूटेगा। तो इसलिए हम ई और ई में तोड़ेंगे तो शब्द को हम कवि कर सकते हैं और इंद्र कर सकते हैं। यदि कवि में अर्थ नहीं मिलता तो कवि कर सकते थे, लेकिन यहां पर कवि शब्द में ही अर्थ मिल गया है, इसलिए कवि और इंद्र। इसी प्रकार से देवतात्मा, देवता और आत्मा, दोनों तरफ देवत शब्द नहीं होता, देवत शब्द का अर्थ नहीं निकलता, इसलिए देवत नहीं लिया, देवता लिया और आत्मा। इसी प्रकार से भानुदय, यहां पर भानुदय दो जगह हैं, दीर्घ हैं। भा में तोड़ें कि नू में तोड़ें, तो दोनों में से तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। भानुदेती, पहले भा से तोड़ेंगे तो भा, और अनुदेती, यहां पर अर्थ में थोड़ा सा समस्या आ रही है, इसलिए भानु और उदेती। सर्वारिष्ट, सर्व और अरिष्ट। एक बात को और ध्यान में रखना है कि जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्राएं, बड़ी री की मात्राएं हैं, वहां पर दीर्घ संधि है, लेकिन सभी जगह संधि हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे दिलीप शब्द है, यहां पर लिखा हुआ है दिलीप, तो दिलीप शब्द में हमें बड़ी ई की मात्रा मिल रही है। अब हम सोचें कि हमें इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ें? तो तोड़ेंगे ई और ई में टूटेगा तो शब्द बनेगा दिली अथवा दिली। तो दोनों का ही अर्थ नहीं निकलेगा, ना तो दिली शब्द आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और ना दिली शब्द सुना होगा। इसलिए दिलीप में क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए यहां पर संधि नहीं है। इसी प्रकार शरीर, शरीर में भी वही कहानी बनेगी, शरी और ईर ऐसा तोड़ेंगे, शब्द के अर्थ नहीं निकल रहे, इसलिए यहां पर भी संधि नहीं होगी। मात्रीणम, त्रि दीर्घ री की मात्रा लगी हुई है, बड़ी री की मात्रा लगी हुई है, तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? बड़ी री को री और री में तोड़ेंगे तो इसलिए बनेगा मातृ और ऋणम। यह केवल आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से हमको तोड़ना है। मैंने इतने उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को देख करके
और आगे शब्दों को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अब दीर्घ संधि को पहचानने के बाद चलते हैं गुण संधि को कैसे पहचाना जाए। तो गुण संधि की पहचान ए ओ अर, ये 3 मात्राएं हैं। यदि इन 3 मात्राओं में से कोई मात्रा हमें मिलती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर गुण संधि हो सकती है। उदाहरणार्थ देव और इंद्र, देवेंद्र। तो देवेंद्र एक ही मात्रा मिल गई। तोड़ना है तो ध्यान रखना है कि यदि एक ही मात्रा है तो आ और ई में टूटेगा। पहले आ आएगा, बाद में ई आएगा। छोटा और बड़ा यह करना, छोटे को बड़ा करना, बड़े को छोटा करना, इसके लिए हमारी स्वतंत्रता है। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक ही मात्रा है तो आ और ई में ही टूटेगा। इसी प्रकार से ओ की मात्रा अगर लगी है तो हमें उस शब्द को आ और ऊ में तोड़ना है। फिर रेफ यदि लगा है अर, तो पहले आ और बाद में री। आ और री में तोड़ेंगे ए को, आ और ई में तोड़ेंगे ए को, आ और ऊ में तोड़ेंगे ओ को। देवेंद्र एक ही मात्रा मिली, एक ही मात्रा है, इसलिए जब हम तोड़ेंगे तो टूटेगा देव और इंद्र। अर्थोत्पत्ति ओ की मात्रा है, इसलिए पहले आ और बाद में ऊ। तो सबसे पहले अर्थ, क्योंकि आ आएगा, और बाद में ऊ लगाएंगे ऊ की, तो उत्पत्ति। अर्थोत्पत्ति शब्द हमारा अर्थ और उत्पत्ति। इसी प्रकार देवोपमा, देवोपमा, देव और उपमा। तवर्णम अर लगा हुआ है और अर लगे होने के कारण आर आ और री में टूटता है, इसलिए तव, और रेफ के जगह में री हो जाएगा तो बन जाएगा तव ऋणम। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें गुण संधि की पहचान मिल चुकी होगी, गुण संधि को समझ चुके होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं जो हो सकता है कि हम, जैसे बहु और उग्र, तो ऊ और ऊ लगा हुआ है, इसका मतलब इस बात को ध्यान में रखना है कि गुण संधि में कभी सवर्ण नहीं आता। यह केवल समझाने के लिए दिए गए थे कि गुण संधि में सवर्ण नहीं आता, मतलब यदि दोनों तरफ एक जैसे स्वर हैं तो वहाँ पर गुण संधि कभी नहीं होगी। इसलिए बहु और उग्र में गुण संधि नहीं हो सकती, तो सवर्ण होने पर दीर्घ होता है, इसलिए बहुग्र ऐसा शब्द बनता है। यहाँ पर बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को लेकर के आप जोड़ना और तोड़ना इन दोनों का प्रयास कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ करके अथवा तोड़ करके संधि बनाने के लिए संधि बना करके कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा कि आप अभ्यास करते हैं, क्योंकि अभ्यासवान भव ऐसे शास्त्र कहते हैं। अब गुण संधि के बाद अगली संधि की पहचान देखते हैं। पुनः वृद्धि संधि की पहचान अ और औ, यानी दो अक्षर या दो मात्राएं हैं जो वृद्धि संधि की पहचान है। वो हैं पहले आय की मात्रा और दूसरा औ की मात्रा। यहाँ सरईशः अ की मात्रा लगी हुई है। तोड़ें कैसे?
तो ए की मात्रा यदि है तो हमें अ और ए में तोड़ेंगे अथवा अ और ए में तोड़ेंगे। यदि ए में अर्थ मिलता है तो ए में टूटेगा, यदि ए में अर्थ मिलता है तो ए में टूटेगा। उसी प्रकार से यदि आओ की मात्रा लगी हुई है तो अ और ओ अथवा औ, यानी औ की मात्रा है तो आ के साथ में पहले आ बाद में ओ आएगा, अथवा पहले आ और बाद में औ आएगा। आवश्यकता के अनुसार या जहाँ अर्थ मिलता है हम वहाँ पर जाएंगे, वैसा तोड़ेंगे। सरईशः ए की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आ और ए में पहले तोड़ें, सर और एशः, दोनों का अर्थ अपना है। सर तालाब, एशः यह, इसलिए दोनों में अर्थ मिल गया, दोनों का अर्थ हमें आ और ए में ही मिल गया। अतः किसी को छोटा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार जलौघः, औ की मात्रा मिल रही है। औ की मात्रा को आ और ओ में तोड़ने का प्रयास करेंगे पहले। तो आ और ओ, पहले आ तो जल बनेगा, और ओघः, ओघ यानी बाढ़, इसलिए जलौघः जल और ओघः। वनौषधि, औ की मात्रा लगी है, तोड़ेंगे वन और औषधि। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर वृद्धि संधि के अन्य उदाहरणों को आप अपने से कर सकते हैं, अतः इनको करने का प्रयास करेंगे। यह यहाँ पर देखेंगे सभी जगह ए अथवा औ की मात्रा ही मिलेगी। तो जहाँ ए अथवा औ की मात्रा मिले वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। देखते हैं अगली संधि, पुनः यण संधि। तो यण संधि की पहचान कहता है य व र से पूर्व अर्ध वर्ण, यानी या व रा से पहले यदि आधा अक्षर मिलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर यण संधि होगी। या व रा से पहले यदि आधा अक्षर मिलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर यण संधि होगी। यण संधि को तोड़ना है तो क्या तोड़ेंगे? या अगर लगा है तो पहले ई बनाएंगे और बाद में या में जो मात्रा होगी वह बाद का वर्ण बनेगा। इसी प्रकार से वह के पहले यदि आधा अक्षर है तो वह को ऊ बना करके पहले वाले शब्द में लगाएंगे, पहले वाले, और वह में जो मात्रा लगी हुई है वह अक्षर बन करके दूसरे शब्द का पहला अक्षर बनेगी। इसी प्रकार रा से पहले यदि आधा अक्षर है तो रा को री बनाएंगे और बाद में रा में जो मात्रा होगी वह दूसरे शब्द का पहला अक्षर बनेगी। उदाहरणार्थ सत्यर्थ, सत्यर्थ, यहाँ पर या से पहले आधा अक्षर लगा हुआ है। अब या से पहले आधा अक्षर है, इसलिए सबसे पहले या को हम ई बनाएंगे। मैंने पहले ही बताया छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करना हमारे हाथ में है, स्वतंत्रता है उसके लिए। तो इसलिए सती और अर्थ। इसी प्रकार अभ्युदय, अभ्युदय यहाँ पर भी या से पहले आधा अक्षर है, या को ई बनाएंगे तो शब्द बनेगा अभी, और या में ऊ की मात्रा लगी हुई है तो ऊ दूसरे शब्द का पहला अक्षर बनेगा और इस प्रकार से बनेगा उदय, अभी धन उदय। तन्वा गच्छति, वा की मात्रा वा से पहले ना लगा है,
वा को ऊ बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो वा को ऊ बनाएंगे तो बनेगा तनु। और आगच्छति, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जोड़ने में भी यदि ई के बाद में कोई असावर्ण स्वर आता है तो ई को या बना देते हैं, जिसमें ई की मात्रा लगी है उस अक्षर को आधा कर देते हैं, और बाद में जो बाद का शब्द है उसका जो पहला अक्षर है वह मात्रा बन के आ जाता है। उदाहरणार्थ यहाँ पर बहु और इति ऐसा है, तो हा को आधा करेंगे और वा को ऊ बनाएंगे, वो क्षम्यता ऊ को वा बनाएंगे, और इति को तो ई की मात्रा लग जाएगी। हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा बहुविति। इसी प्रकार अध्यादेश, मुझे लगता है कि आगे जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों से आप समझ जाएंगे कि कौन सी संधि यहाँ पर है, कैसे इसका विग्रह करेंगे, कैसे इसका विच्छेद करेंगे। अब अगली संधि की तरफ देखते हैं। अयादि संधि की पहचान। अयादि संधि में या अथवा वा से पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ की मात्रा होती है, तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर अयादि संधि हो सकती है। अब या अथवा वा से पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ, तो यदि या से पहले छोटा आ अथवा बड़ा आ है तो या से पहले छोटा आ तो ए और आ, यदि या से पहले बड़ा आ तो ए और आ। या एक बार फिर से सुन लें, यदि या से पहले छोटा आ की मात्रा लगी है तो वहाँ पर हमें ए की मात्रा लगाना है, और या में जो मात्रा लगी है वह अक्षर आएगा। तो यदि इसी प्रकार से या से पहले यदि बड़ा आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर हम ए पहले करेंगे और बाद में या के साथ में जो मात्रा है वह अक्षर बनेगी। इसी प्रकार से यदि वा से पहले छोटा आ की मात्रा है तो हम वा को ओ बनाएंगे, और यदि वा से पहले बड़ा आ की मात्रा है तो वा को हम औ बनाएंगे। उदाहरणार्थ शब्द आया है नाववतु। नाववतु, वा से पहले बड़ा आ की मात्रा आ गई, इसलिए हम वा को औ बनाएंगे तो बनेगा नौ, और वा के साथ में छोटा आ की मात्रा है, इसलिए वा के साथ में जो छोटा आ की मात्रा है वह अक्षर बनेगी तो बनेगा अवतु। शब्द बनेंगे नौ अवतु नाववतु। इसी प्रकार से गायन, या से पहले बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए बड़ा आ की मात्रा है तो पहले ए बनाएंगे या को, तो बनेगा गए, और या में आ की मात्रा है इसलिए अनु। इसी प्रकार से पावक, शायक, पवन, प इत्यादि। पुनः अगली संधि देखते हैं, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि की पहचान क्या है? ए अथवा ओ अनंतरम अवग्रह, यानी ए अथवा ओ की मात्रा के बाद में यदि अवग्रह लगा हुआ है तो वहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो सकती है अथवा होगी। तोड़ने के लिए पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अवग्रह के स्थान पर अ कर देंगे और इस प्रकार से संधि का विच्छेद हो जाएगा। उदाहरणार्थ
शिवे हम, तो शिवे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। अवग्रह के जगह में आ कर देंगे तो शिवे धन अहम। इसी प्रकार से कार्येस्मिन, तो कार्येस्मिन एक ही मात्रा के साथ बाद में अवग्रह है, कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अस्मिन ऐसा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अब आप इस प्रकार से इनको विग्रह कर सकते हैं। यदि जोड़ने की बात आती है तो ध्यान इस बात का रखना होता है कि ए के बाद में आ आता है तो हम अवग्रह तभी बनाते हैं जब ए की मात्रा किसी विभक्ति के कारण आई हुई हो। यदि मूल शब्द एकारांत है तो वहाँ पर फिर वृद्धि संधि होती है, वहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं होती। क्षम्यताम, अयादि संधि बनती है, पूर्व रूप संधि नहीं बनती। अब देखते हैं पर रूप संधि की पहचान क्या है। और तो पर रूप संधि की पहचान, पर रूप संधि उपसर्ग के साथ ए अथवा ओ की मात्रा, यानी उपसर्ग के ऊपर यदि ए अथवा ओ की मात्रा लगी है तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर रूप संधि है। ध्यान इस बात का रखना है कि ये ज़्यादातर क्रियाएं ही होती हैं। यहाँ पर ए अथवा ओ की ये क्रियाओं में ही पर रूप संधि होती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम में प्रायः पर रूप नहीं होती। यहाँ पर कुछ जैसे कहता है उपोषत, उपोषत, उप पा में ओ की मात्रा लगी हुई है तो इसलिए उप और ओषत तोड़ना कैसे है। तो यदि आ में एक ही माने किसी में एक ही मात्रा लगी है तो उनको दोनों को अलग अलग कर देना है। वैसे ही ए को कोई परिवर्तन नहीं करना, पहले भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। ओ की मात्रा है तो ओ को अक्षर बना करके और आगे बढ़ा देना है। जैसे उपोषत, उप और ओषत, ना हमने उप में कोई परिवर्तन किया और ना ओषत में कोई परिवर्तन किया, संयोग की तरह हुआ। इसी प्रकार से प्रेषयति, प्र और एषयति, यहाँ पर भी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। पुनः प्रेजते, प्र और एजते। तो पर रूप संधि में ए अथवा ओ की मात्रा उपसर्ग के साथ होती है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब अंतिम रूप देखते हैं स्वर संधि का, जो है प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव संधि की पहचान, शब्द पृथक पृथक दिखाई देते हैं और प्रथम शब्द द्विवचनांत होता है। यानी द्विवचन के स्वर के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो वहाँ पर संधि नहीं होती, ऐसा उसका नियम है। इसलिए द्विवचन, पहला शब्द द्विवचनांत होगा, दूसरा शब्द भी द्विवचनांत हो सकता है, पर इसकी कोई ज़रूरत माने आवश्यक नहीं है कि यह द्विवचनांत ही हो, पर संभावना बनती है। नागऊ, एतऊ दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। जब विच्छेद करेंगे तो केवल दोनों के बीच में धन लगाना होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, ना तो हमको जोड़ना है ना तोड़ना है। इसी प्रकार से कार्यऊ, उद्घोषितऊ दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। कार्यऊ और उद्घोषितऊ के बीच में
धन लगाना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। यदि द्विवचनांत शब्द के बाद में धन लगा है और उसके बाद में यानी अगर हमको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जो द्विवचनांत शब्द होते हैं उसके बाद वाले धन को हटा देते हैं, बाकी शब्द को अलग अलग ही लिखेंगे। जैसे भवन्तौ आगच्छताम, तो भवन्तौ अलग लिखा जाएगा और आगच्छताम अलग लिखा जाएगा। यहाँ पर एक दो उदाहरण सभी में आपको अलग संधि के मिलेंगे, क्योंकि वह आपकी परीक्षा के लिए ऐसे उदाहरण इसमें लिखे गए थे, जोड़े गए थे। मुझे लगता है स्वर संधि के 8 भेद इसमें से समझ में आ गए होंगे। अब यदि कहीं पर कोई समस्या है, किसी को कोई संदेह है, तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और पूछ सकते हैं, या जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है वह फ़ोन से भी संपर्क करके और पूछ सकते हैं। अगली कक्षा से हम लोग आगे व्यंजन संधि की बात करेंगे। इसी प्रकार से व्यंजन संधि के लिए भी पहले अलग अलग के लिए या अलग अलग नियम के लिए अलग अलग वीडियो आएंगे और बाद में एक साथ उनका समाहार रूप आएगा। जैसे यह वीडियो स्वर संधि का समाहार रूप है, इनके सभी के अलग अलग वीडियो हैं। अधिकस्य अधिकम फलम, यह तो केवल समाहार है, उपसंहार है। पूरा निबंध, पूरा वीडियो अगर अधिक जानना चाहते हैं तो उनके लिए आपको अलग अलग वीडियो देखने होंगे और उनकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।